बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अपनी छोटी सी एक पहिए वाली रेडी की गाड़ी घसीट कर उस लाल मोहल्ले में लाया और अपनी मखसूस जगह पर खड़ी कर दी थी। आज यहाँ पर मामूल से हट कर रश लगा हुआ था। यूं तो वैसे हर रोज ही उस मोहल्ले में आए दिन औबाश आदमियों का आना जाना लगा रहता था, मगर आज तो जैसे पूरे शहर के अय्याश फितरत आदमी अपनी हवस पूरी करने इस मोहल्ले में मौजूद उस खास कोठे पर पहुंचने के लिए आ रहे थे। मुझे ये सब देखकर हमेशा की तरह कराहत महसूस हुई, इसलिए अपनी नजरों का रुख दूसरी तरफ कर लिया और उस शोर शराबे से ध्यान भटकाने के लिए तेज आवाज में फूल लेने की सदाएं लाने लगा। मगर आज मेरी बदकिस्मती थी कि इस मोहल्ले में इतनी चहल पहल होने के बावजूद कोई भी मुझसे फूल ना खरीद रहा था। हर आने वाले ग्राहक का यही कहना था कि मेरे पास आज सारे फूल ताजा न थे, जबकि वो लोग आज जिस हस्ती का दीदार करने आए थे उनको ताजा और खुशबूदार गुलाब की पत्तियां चाहिए थी। मैं दिल में काफी ज्यादा डरा हुआ था कि अगर आज मेरी कमाई ना हुई तो कैसे अपना कर्ज अदा कर सकूंगा, क्योंकि उस आदमी ने मुझे इस महीने ही सारे पैसे वापस करने का सख्ती से कह दिया था। मेरी घबराहट में हर लम्हा इजाफा हो रहा था। बार बार तेज सदाएं लगाते मैं यही कहता जा रहा था, ताजा गुलाब ले लो, ताजा गुलाब। कुछ देर बाद एक आदमी जो कि काफी अमीर दिखाई दे रहा था, वो मेरे पास जल्दी में आया कि उसको फूल दे दो। वो अपने मोबाइल में लगा हुआ था, इसलिए मैंने जल्दी से एक थैले में फूल डाल दिए। जब वो मुझे पैसे देकर जाने लगा तो एकदम से मुझे उसकी गुस्से से भरी आवाज सुनाई दी कि हराम खोर, तू मुझसे 2,000 का नोट लेकर ये गले सड़े फूल देकर जान छुड़वा रहा था। उसने तैश में आते अपने हाथों में पकड़ी फूलों से भरी थैली जमीन पर फेंकने के बाद मेरी पूरी रेड़ी उल्टा दी, जिससे सारे फूल जमीन पर गिरकर खराब होते चले गए। मैं उस आदमी को सदमे से देखने लगा जिसने पल में मेरा इतना बड़ा नुकसान कर डाला था। वो आदमी मुझे कोई पागल या जुनूनी लगा था, जो कि मेरे सारे फूल जाया कर देने के बाद मुझे पैर दर पैर थप्पड़ मारने लगा था। मैं रोते हुए उससे माफी मांगने लगा, हालांकि मेरी कोई गलती न थी। मैं तो उसी आदमी के कहने पर वो फूल थैली में डाल रहा था। ये उसकी अपनी गफलत थी कि मोबाइल में मसरूफ होने की वजह से वो ये ना देख सका कि फूल थोड़े मुरझा चुके थे। अब मुझ गरीब का सारे दिन का रोजगार उसके गुस्से की नजर हो चुका था। वो आदमी अपने पैसे मेरे हाथ से वापस खींचता जा चुका था, जबकि मैं उधर ही एक तरफ थैले पर सर पकड़ कर बैठ गया। मेरी वो रेढ़ी किसी छोटे बच्चे ने आकर सीधी करके खड़ी कर दी थी, मगर मेरी नम आंखें तो उन कुचले हुए फूलों को देख रही थी। अब मैं आखिर क्या करूंगा? मैं तो इसी दिहाड़ी से अगले दिन के लिए फूल खरीदता था। इस तरह से तो मेरा कारोबार ठप होकर रह जाता और वो कर्ज देने वाला आदमी मुझे पैसे ना वापस करने पर जान से मार डालता। मैं आहिस्ता से उठा और एक अफसोस से भरी निगाह उस कोठे पर डाली जहां पर वो आदमी अब अंदर जा चुका था। वो तो अपने गुनाह की लज्जत में इस कदर डूबा हुआ था कि उसको एहसास ही ना हो सका था कि वो मुझे एक लम्हे में कितनी बड़ी मुसीबत में डाल कर जा चुका था। मैं शिकस्ता कदमों से उस थैले से उठा और अपनी रेढ़ी घसीटते हुए घर की जानिब जाने लगा। यहाँ पर आते हुए मैं किस कदर खुश था कि आज हफ्ते का दिन था और इस दिन लाल मोहल्ले में उस कोठे पर बहुत सारे ग्राहक आते हैं। मैं कम अज कम इस बात पर मुतमईन था कि मेरे फूल मुरझाए जरूर थे, मगर कोई न कोई उनको आज खरीद ही लेता। लेकिन यहाँ इस मोहल्ले में सस्ते दामों के फूलों की वाहिद रेड़ी मेरी ही थी। मैं अपनी रेड़ी लेकर वहां से निकलने ही लगा था कि एकदम किसी की दर्द भरी आवाज सुनकर चौंक गया। मुड़कर देखा तो वहां पर हर कोई अपनी दुनिया में मस्त चलता जा रहा था। मुझे वहां कोई तकलीफ में दिखाई न दिया। मैं सर झटक कर जाने लगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगा जैसे ये मेरा वहम हो। मगर फिर दोबारा से वही आवाज सुनकर ऐसा लगा जैसे ये किसी बिल्ली की आवाज थी। मैंने दोबारा से मुड़कर उस तरफ निगाह घुमाई तो एक तरफ निगाह ठटक गई, क्योंकि वहां एक सफेद रंग की बिल्ली थी जो कि उस कोठे के ही एक कमरे की खिड़की पर बैठी हुई थी। मैंने उस सफेद बिल्ली की आंखों में आंसू देखे तो अजीब सी हमदर्दी हुई। वो मुसलसल अपनी नीली आंखों से किसी को जैसे पुकार रही थी। मुझे हैरत थी कि वो इस कमरे से बाहर क्यों ना निकल रही थी, हालांकि वो खिड़की तो खुली हुई थी। मुझे एकदम से उस बिल्ली से काफी उनसीयत सी हो गई थी। उसके गले में एक काले रंग का पट्टा किसी ने डाला हुआ था
और वो रोती जा रही थी। मैं उसको उधर खड़े खड़े ही इशारे से आवाज निकालकर बाहर आने का कह रहा था। वो मेरी तरफ देख रही थी मगर बाहर नहीं आ रही थी। मेरे बार बार इशारा करने पर भी उसने एक पैर खिड़की से बाहर रखा ही था कि किसी अनदेखी ताकत ने वो काला पट्टा जो उस बिल्ली के गले में था वो जोर से खींचा और वो खिड़की के अंदर खुद ब खुद बंद हो गई। मैं ये देखकर कुछ खौफजदा हो गया था कि आखिर कौन था जिसने उस मासूम सी बिल्ली के गले में पट्टा डाला हुआ था। मुझे तो वह पहली नजर में ही काफी मासूम और बेजरर सी दिखाई दी थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी बहुत बड़ी तकलीफ में थी, मगर मैं उस वक्त चाहकर भी कुछ न कर सका था। मैंने वक्त देखा तो रात हो चुकी थी, इसलिए अपनी रेढ़ी लेकर घर रवाना हो गया। पूरा रास्ता मेरे जहन में उस बिल्ली का ख्याल ही आता रहा था, जिसकी वजह से मैं अपनी परेशानी को कुछ देर के लिए भूल चुका था। घर पहुंचा तो एक नई मुसीबत मेरे इंतजार में थी। दुनिया की तमाम परेशानियों ने तो जैसे मेरी जिंदगी का रुख कर लिया था। एक परेशानी अभी खत्म नहीं होती थी कि दूसरी सर उठाए खड़ी होती थी। मैंने जैसे ही दरवाजा खोलने के लिए चाबी निकाली तो पहले से ही उसको खुला देखकर ठटक गया। रात के वक्त आखिर किसने दाखिली दरवाजा खोला था? मेरी छोटी बहन तो कभी ऐसी हिमाकत नहीं करती थी। मैं उसको हमेशा से ये समझाकर घर से निकलता था कि मेरे जाने के बाद किसी के लिए दरवाजा न खोला करे। तो अब रात के इस पहर मुझे 100 तरह के वसवसे आने लगे। खौफ से दिल लरज उठा था। मैं बगैर वक्त जाया किए अंदर घुसा तो वहां पर 2 आदमी मेरी बहन को अपनी वहशी गिरफ्त में लिए खड़े थे और उसको डरा धमका रहे थे। बता किधर छुपा है तेरा वो बुज़दिल भाई, वरना आज तुझे हमसे कोई नहीं बचा पाएगा। हमारे पैसे लेकर कब से मजे कर रहा है कमीना। अब हम किसी सूरत पैसे लिए बगैर यहां से वापस नहीं जाने वाले। मैं अपनी फूलों से नाजुक बहन के चेहरे पर थप्पड़ों के सुर्ख निशान देखकर साकत रह गया था। आज तक जिस बहन को हल्की सी खुरुच ना लगने दी थी, अब मेरे ये कर्ज लेने की वजह से उसके साथ उन लोगों ने कितना बुरा सलूक कर डाला था। उनका ऐसे मेरी खैर मौजूदगी में घर के अंदर मेरी बहन को तकलीफ पहुंचाने ने मेरे खून को खौला दिया था। मैं उनकी तरफ पहुंचा ही था कि मुझे वहां आते देखकर उन दोनों ने मुझे पकड़कर मारना शुरू कर दिया था। वो मुझे सांस लिए बगैर लातों और घूंसों से मारते गए थे। मेरी बहन मुझे ऐसे देखकर चिल्लाने लगी थी, मेरे मुंह से खून निकलने लगा था। मेरे अंदर अब इतनी हिम्मत ना बची थी कि मैं हल्की सी मज़ाहमत भी करता। मैं जमीन पर उल्टा लेटा था जब उस कर्ज देने वाले आदमी के पालतू कुत्ते मुझे एक ठोकर मार कर कहने लगे कि अगर तूने 2 दिन के अंदर अंदर हमें रकम वापस ना की तो तेरा और तेरी इस लाडली बहन का वो हाल करेंगे कि दुनिया कांप उठेगी, समझा तू। ये कहते वो वहां से चले गए, जबकि मैं वहीं पर तकलीफ से कराहता हुआ लेटा रहा। मुझ में हिलने तक की हिम्मत बाकी ना बची थी। मेरी बहन ने ही फिर मुझे मुश्किलों से बिठाकर मेरी मरहम पट्टी की थी। जिंदगी ने हमारे साथ ऐसा खेल खेला था कि सब कुछ जैसे हाथ से फिसलता जा रहा था। अब तो मैं उस वक्त पर पछता रहा था कि आखिर क्यों मैंने ऐसे लोगों से कर्ज मांगा था, मगर अब इस सब का कोई फायदा न था। मेरा नाम अली है और मैं अपने वालिदैन का इकलौता बेटा था। मुझसे 5 साल छोटी एक बहन थी जिसका नाम फरवा था। उसकी उम्र 15 साल थी। मैं उस वक्त 20 साल का था और उम्र के उस हिस्से में था जब मेरा दिल करता था कि हर वक्त घर से बाहर दोस्तों के साथ वक्त गुजारूं और मौज मस्ती करूं। मेरे वालिद एक मामूली ट्रक ड्राइवर थे। वो सारा सारा दिन शहर में ट्रक चलाकर मालिक से अपनी दिहाड़ी लाते और उसी से घर का खर्चा पूरा होता। महंगाई ने वैसे भी कमर तोड़ कर रखी थी। मेरी अम्मी ने भी अब्बा की खर्चों में मदद के लिए सिलाई का काम शुरू किया था, मगर जल्द ही उनको ये काम छोड़ना पड़ा था क्योंकि उनकी रीढ़ की हड्डी में शदीद दर्द होता था जो कि वक्त के साथ साथ बढ़ने लगा था। अब्बा ने उनको सख्ती से मना कर दिया था कि वो दोबारा से मोहल्ले के लोगों के कपड़े नहीं सिएंगी। मैं इन सब मसाइल से लापरवाह अपनी जिंदगी फुल मौज मस्ती में गुजार रहा था। मुझे कोई एहसास न था कि अब मैं बालिग हो चुका हूं और ये मेरा फर्ज था कि मैं अपने बूढ़े माँ बाप की इस उम्र में मदद करूं। मेरे अब्बा मुझे हर वक्त कहा करते थे कि आजकल उनकी नज़र ख़राब हो चुकी है, जिसकी वजह से उनको ट्रक चलाने में काफ़ी मुश्किल पेश आती थी। वो चाहते थे कि मैं उनके साथ डॉक्टर के जाऊं ताकि वो नज़र का चश्मा लगा सकें, मगर मैं हर दफ़ा ही टाल दिया करता था। मैं तो सारा सारा दिन घर पर ना होता था
और घर में आधी रात के बाद कदम रखता था। अब तो मेरा उठना बैठना कुछ ऐसे दोस्तों में हो गया था जो कि नशा करते थे और मुझे भी इस तरफ आहिस्ता आहिस्ता ला रहे थे। मेरी नासमझी की उम्र थी, इसलिए मैं बगैर अंजाम की परवाह किए उस राह पर चलता गया। मेरी अम्मी को जब ये पता लगा था तो वो रोते हुए मुझे मना करती थी कि बेटा, अपनी जिंदगी क्यों इस नशे के चक्कर में बर्बाद कर रहे हो? तुम तो हमारे बुढ़ापे का सहारा हो, अपनी बहन के मुहाफिज हो। अगर तुम ही ऐसी बुरी आदतों में पड़ जाओगे तो फिर इस दलदल से कभी नहीं निकल सकोगे। मगर मुझे जो आजकल जुए की नई नई लत लगी हुई थी, अब किसी भी सूरत पीछे नहीं हट रहा था। मैं बस घर बैठे अमीर होने के ख्वाब देख रहा था कि मुझे ये जुआ खेलकर बहुत सारे पैसे मिल जाएंगे। मगर मैं ये भूल चुका था कि माँ बाप को दुख देकर जो काम किया जाए उसमें कभी बरकत नहीं होती। मैं जुए की एक ऐसी बुरी लत में पड़ गया था जिस पर मुसलसल हार की वजह से मेरे ऊपर दिन ब दिन कर्ज चढ़ता जा रहा था। वो कर्ज देने वाला खुद एक बहुत बड़ा जवारी था, जिसके पास बहुत से गुंडे और औबाश लड़के उसकी चाकरी करते थे। वो हर वक्त मुझसे कर्ज वापस मांगते रहते, मगर मैं कोई ना कोई बहाना करके उनको टाल दिया करता था। इसी तरह एक दिन मैं सुबह सवेरे सो रहा था कि बाहर से अम्मी के ज़ारों कतार रोने और चिल्लाने की आवाज़ सुनकर झटके से उठ बैठा। अम्मी रोते हुए अब्बा को आवाज़ें दे रही थी। मेरा दिल एकदम घबरा गया तो फौरन उठकर बाहर भागा, मगर सामने का मंजर देखकर जैसे मेरे पैरों के नीचे से किसी ने जमीन खींच ली थी। मैंने देखा कि अब्बू सामने सफेद कफन में चारपाई पर पड़े हुए थे। मेरी बहन फरवा और अम्मी अब्बा के पास बैठकर रो रहे थे। मेरा दिमाग साए साए करने लगा था। मेरे अब्बा हम सबको छोड़कर जा चुके थे। करीब खड़ी औरत से जब सुना कि अब्बा का ट्रक चलाते हुए दूसरी गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ था तो मेरा चेहरा जर्द पड़ने लगा। मुझे याद आया कि अब्बा मुझे कितनी दफा कह चुके थे कि उनके साथ डॉक्टर के चलूं, क्योंकि उनकी नजर कमजोर हो चुकी थी। उनको रास्ता बिल्कुल साफ नहीं दिखाई देता था। अब उनकी आज सुबह की रोशनी में ही एक बहुत बड़े ट्रक से टक्कर होने से मौत हो गई थी। अब्बू के जाने के बाद से अम्मी ने जैसे जीने की तमन्ना छोड़ दी थी। वो हर वक्त बीमार रहने लगी थी। मैं ये सब हालात देखकर काफी परेशान होकर रह गया था। घर में हालात फाकों तक आ चुके थे। चंद हजार रुपए जो अब्बा ने बचा कर रखे थे वो अम्मी की दवाइयों पर खर्च हो चुके थे। मुझे तो इन हालात ने जैसे एक लम्हे में अपनी मौज मस्ती वाली दुनिया से हकीकत में पटख दिया था। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर क्या करूं। बचपन से आज तक कभी किसी काम को हाथ तक न लगाया था। अब अम्मी की गिरती सेहत ने मुझे चंद दिनों में बड़ा कर दिया था। मुझे एहसास हो रहा था कि अगर अब मैंने घर से निकलकर कोई काम ना किया तो हम सब इसी तरह भूख प्यास से मर जाएंगे। मैं काफी लोगों से बात कर चुका था किसी भी मुलाजमत के लिए, मगर कोई भी मुझे काम पर रखने को तैयार न था। हर कोई इस इलाके में जानता था कि मेरा उठना बैठना अय्याश लड़कों में होता था, और तो और मुझे जुए की लत भी थी, जिसकी वजह से मेरे सर पर हजारों रुपए का कर्ज भी था जिसको मुझे हर सूरत लौटाना था। मेरा दिमाग ये सब सोचते सोचते फटा जा रहा था। सारा सारा दिन मैं मारा मारा फिरता रहता कि कहीं कोई काम मिल जाए ताकि घर में एक वक्त की रोटी के लिए पैसे आ सकें। गुर्बत ने हम पर ऐसा घेरा तंग कर डाला था कि जिंदगी एक अजाब लगने लगी थी। मैं एक दिन इसी तरह चलते चलते रात के वक्त काफी दूर निकल आया था। फिर एक जगह मायूस होकर बैठा था क्योंकि आज का सारा दिन मैं जाया कर गया था। वापस जाने के लिए उठा ही था कि एकदम किसी आदमी ने मेरे कंधे पर हाथ रखकर पूछा कि क्यों परेशान हो लड़के, क्या भूखे हो तुम? मैंने इस बात में सर हिलाया तो उसने साथ खड़ी अपनी फूलों की रेहड़ी से एक सेब उठाकर मुझे खाने को दिया। मैंने वो आधा खाकर आधा अपनी छोटी बहन के लिए रख लिया। मैंने उसको जब बातों बातों में किसी मुलाजमत का कहा तो उसने मुझे मशवरा दिया कि मैं फूलों की रेहड़ी लगाकर उस लाल मोहल्ले में खड़ा हो जाऊं। यहाँ पर मेरी अच्छी खासी कमाई हो जाया करेगी। उस आदमी का नाम शाहिद था। मैंने जब देखा तो अंदाजा हुआ कि ये जगह तो तवाइफों के कोठी की वजह से मशहूर थी, जहां पर हर आए दिन अमीर और अय्याश मर्द अपना दिल बहलाने आया करते थे। मैं उस जगह के बारे में जानता था क्योंकि मेरे वो आवारा दोस्त जिनसे अब मैं राब्ता खत्म कर चुका था वो अक्सर यहाँ आया करते थे। तो वो मुझे भी इधर आने का कहते, मगर मैं हमेशा टाल दिया करता था। मेरा वहां पर काम करने का जरा दिल न था।
मगर फिर अपने घर के हालात देखकर मुझे हामी भरनी पड़ी थी। मैंने उसी आदमी से कुछ उधार लेकर एक छोटी सी रेहड़ी खरीदी और वहां उस लाल मोहल्ले में जाकर खड़ा हो जाता। अब मैं इतना कमा लेता था कि एक वक्त की रोटी हम सब खा लिया करते थे। मगर वो लोग जिनसे मैंने हजारों रुपए का कर्ज लिया हुआ था, उन्होंने अब मेरा जीना हराम कर रखा था। हर आए दिन मुझे उनकी तरफ से धमकियां मिलती रहती थी कि अगर उनका कर्ज वापस न किया तो वो मुझे और मेरे घर वालों को जान से मार डालेंगे। मैं बस किसी तरह इस कोशिश में था कि वो कर्ज लौटा दूं, मगर मेरे पास इतने पैसे अभी तक जमा ना हुए थे। मैंने उस कोठे से मुतालिक ये बात नोट की थी कि यहाँ पर हफ्ते के दिन काफी चहल पहल हुआ करती थी। उस दिन रश इस कदर बढ़ जाया करता था कि खड़ा होने की भी जगह ना मिलती थी। मुझे आज तक समझ ना आया था कि आखिर यहाँ पर इसी दिन इतना रश क्यों होता था। मैं कई दफा उस आदमी से भी पूछ चुका था जिसने मेरी ये रेहड़ी खरीदने में मदद की थी, मगर उसके चेहरे पर एकदम से साया सा लहरा जाता। वो मेरे सवाल करने पर काफी घबरा जाया करता था। मैं उसको ऐसे खौफ खाते देखता तो अजीब सा महसूस होता था। वो मेरे सवाल करने के बाद कई कई दिन यहाँ उस लाल मोहल्ले में दिखाई न देता था। मैं उसके ऐसे अजीब रवैये को देखते हुए अब उस पर अक्सर नजर रखता था, क्योंकि उसकी हरकतें कुछ मशकूक होती थी। मैं एक रात जल्दी से घर जा रहा था क्योंकि आज काफी देर हो गई थी। घर पर छोटी बहन मेरी राह तक रही होगी। आज तो उस लाल मोहल्ले में रात देर तक अंदर कोई फंक्शन चल रहा था और कोठे का दाखिली दरवाजा बंद था, जिसका मतलब था कि मजीद कोई अंदर नहीं जा सकता। मैंने शाहिद को देखा तो वो उस कोठे की तरफ ही देखे जा रहा था। मैंने उसको भी चलने का कहा, मगर उसने कहा कि आज रात वो यहीं रुकने वाला था। मैंने हैरत से उसकी बात सुनी कि वो यहाँ क्या कर रहा था। उस कोठे के करीब तो रात के वक्त किसी को नहीं छोड़ते थे। यहाँ का एक चौकीदार था जो कि काले स्याह रंग का लिबास पहनकर रात को घूमता था। वो किसी भी बाहर के इंसान को इस कोठे के करीब तक न भटकने देता था। ये बात मुझे शाहिद नहीं बताई थी। मुझे खुद उस स्याहफाम आदमी को देखकर झुर्झुरी आई थी। उसकी काली पुरस्कार आंखें देखकर मेरी रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट हुई थी। मैंने उस शाहिद से बात करते हुए जब उस चौकीदार की लाठी की आवाज सुनी तो समझ गया कि वो चौकीदार आ चुका था। वो तो आता ही आधी रात का था और मैं हमेशा उस वक्त तक जा चुका होता था। आज पहली मर्तबा उस चौकीदार को देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। मैं उसको देखकर डर के मारे शाहिद को कहने लगा कि चलो जल्दी से यहाँ से जाएं, मगर उसको वहां से गायब देखकर मुझ पर हैरत के पहाड़ टूट पड़े। वो आखिर कैसे एकदम से चला गया था। मैं उस पुरइसरार चौकीदार को देखकर पीछे की तरफ कदम लेने लगा क्योंकि वो मेरी ही तरफ बढ़ता जा रहा था। एकदम से मेरे पास आते वो चिंघाड़ते हुए कहने लगा कि लड़के, तुम इस वक्त तक इस कोठे पर क्या कर रहे हो। उसने मेरे मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ मारा जिसकी वजह से मैं एकदम दूर जा गिरा। मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मेरा गाल जल गया था, क्योंकि उसका हाथ बिल्कुल दहकते हुए कोयले की तरह था। मैं जल्दी से उठा और खौफ से जर्द पड़ते वहां से जाने लगा, क्योंकि अब पूरी फिजा में अजीब सी आवाजें आने लगी थी। वो रेड़ी लेकर वहां से मैं जल्दी से घर आ गया। सारा रास्ता एक अजीब सा डर मेरे दिल में मौजूद था कि कहीं वो चौकीदार मेरे पीछे ही ना आ रहा हो, क्योंकि उसकी नजरों की तपिश मुझे अपनी पुश्त पर ही महसूस हो रही थी। उसकी नजरों से ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो मुझे सालिम निगलने का इरादा रखता था। सारी रात मुझे उस चौकीदार का खौफ महसूस होता रहा। मैंने कमरे में आकर अपने गाल को आईने में देखा तो वहां पर अजीब से पंजों के निशान थे जिन्होंने मेरा गाल बुरी तरह से जख्मी कर डाला था। मैं आज के इस वाक़े की वजह से बेइंतहा खौफजदा हो चुका था। अब मैं सोच चुका था कि इस लाल मोहल्ले में देर रात तक कभी भी नहीं ठहरूंगा। इसी तरह मुख्तलिफ सोचों में उलझते रात को काफी देर तक जाके मेरी आंख लगी थी। अगली सुबह मेरी आंख काफी देर से खुली थी। मैं जल्दी जल्दी बगैर नाश्ता किए ही घर से रवाना हो गया था, क्योंकि कल के फूल काफी सारे बच गए थे जो कि अब काफी मुरझा गए थे। मुझे आज हर सूरत में ये फूल बेचने थे, क्योंकि मुझे कर्ज अदा करने के लिए पैसे चाहिए थे। मैं सारा दिन आज उधर खड़ा ये फूल बिक जाने के इंतजार में था। मैं आज लाल मोहल्ले में गैर मामूली लोगों के रश को देखकर समझने की कोशिश कर रहा था कि आखिर ऐसा भी क्या त्योहार था। आज तो शाहिद भी ना जाने क्यों नहीं आया था, वरना उसने आज तक कभी छुट्टी नहीं की थी।
मैं ऐसे ही मायूस सा खड़ा था कि इतने में एक आदमी जो कि मोबाइल में मसरूफ था, उसने 2000 के फूल थैली में डालने का कहा। मगर जब उसकी नज़र फूलों पर पड़ी तो एकदम तैश में आते भड़क गया और मेरी सारी रेढ़ी उल्टा दी थी। मैं ये सब देखकर जर्द पड़ गया था, क्योंकि उस आदमी की वजह से मेरा इतना बड़ा नुकसान हो चुका था। मैं उस कुचले हुए फूलों को देखकर मायूस होता घर की जानिब जाने लगा कि एक बिल्ली की दर्द भरी पुकार सुनकर देखा तो वो उसी कोठे के एक कमरे की खिड़की पर बैठी रही थी। ये देखकर मैं हैरान रह गया कि आखिर वो बिल्ली क्यों तकलीफ में थी। मैंने उसकी मदद करने का सोचा और अपनी रेडी को एक तरफ खड़ा करके उसको बहुत सारे इशारे किए, जिसकी वजह से वो मेरी तरफ मतवज्जे हो गई। मगर जो ही उसने एक कदम खिड़की से बाहर निकालना चाहा, किसी अनदेखी ताकत ने उसको अंदर की जानिब खींच लिया और खिड़की एक जोरदार आवाज के साथ बंद हो चुकी थी। यह सब काफी पुरस्रार था। एक पल को तो मुझे ऐसा लगा जैसे यहाँ कोई पुरस्रार साया मौजूद था, जिसने उस बिल्ली को सख्ती से अंदर खींच लिया था। मैं ये देखकर बहुत खौफजदा हो गया था, इसलिए जल्दी से अपनी रेढ़ी लेता घर रवाना हुआ, मगर सारा रास्ता उस बिल्ली का ख्याल जहन से ना झटक सका। घर पहुंचा तो जैसे एक नई कयामत मेरे सर पर मंडला रही थी। वहां पर पहले से वो कर्ज लेने वाले आदमी के आवारा गुंडे मेरी बहन को हरासा करने को पहुंचे हुए थे। मेरे घर में घुसते ही उन्होंने मुझे लातों और घूसों से भून कर रख दिया था। मैं रोता चिल्लाता रहा, मगर उनको मुझ पर तरस रहम न आया। वो मुझे बिल्कुल नीम मुर्दा हालत में छोड़कर धमकी देते हुए वहां से जा चुके थे और मैं अपनी बदकिस्मती और बेवकूफ़ी पर ज़ारों कतार आंसू बहाता गया कि आखिर क्यों मैंने जुए और नशे की लत में पड़कर इन घटिया लोगों से कर्ज लिया था। इसी तरह मैं दर्द से चूर हालत में बिस्तर पर लेट गया था। मेरी बहन मेरे लिए हल्दी वाला दूध गिलास में लाई थी, मगर मेरे अंदर हाथ हिलाने तक की हिम्मत न थी, इसलिए बगैर दूध पिए ही सो गया। अगले दिन का आगाज हुआ तो मैं आहिस्ता से उठा और नमाज अदा करके सहन में बैठा सोचने लगा कि अब क्या काम करके पैसे इकट्ठे करूं, क्योंकि कल उस मगरूर आदमी ने तो मेरे सारे फूल जाया कर डाले थे। अभी कुछ देर ही गुजरी थी कि मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई मेरे पास आकर बैठा हो। मैंने चौंक कर देखा तो वो मेरी छोटी बहन फरवा थी, जिसके हाथ में कुछ था। मैंने उससे पूछा कि क्या हुआ फरवा, कुछ कहना है तुम्हें? तो उसने अपने हाथ में पकड़े 5000 के नोट मुझे पकड़ा दिए। मैंने उससे कहा कि ये तुम्हारे पास कहाँ से आए? तो कहने लगी कि भाई, अम्मी आपसे बेशक अब्बा के जाने के बाद से नाराज हैं, मगर उनको आपका ख्याल है। ये उन्होंने कुछ पैसे दिए थे जो कि मुश्किल वक्त के लिए उन्होंने संभाल कर रखे थे। आप इनसे अपना काम कारोबार शुरू कर लें ताकि घर का खर्चा निकल सके। मैं वो पैसे देखकर अपने रब का शुक्र अदा करने लगा कि उसने मेरी अम्मी को वसीला बना दिया था। फिर मैं आराम से उठा और अपने साथ वो पैसे लेकर काम पर जाने के लिए निकला। हालांकि फरवा मुझसे कह रही थी कि आज आराम कर ले, मगर मैं उससे अपने लिए एक बोतल में अपने साथ गर्म दूध लेता हुआ घर से निकल गया। वहां लाल मोहल्ले आने से पहले मैंने आज ताज़ा गुलाब खरीदे और आज उस कोठे के करीब ही रेडी खड़ी कर दी थी। मैंने गैर इरादी तौर पर नजर उठाकर देखा तो उसी बिल्ली को कोठे की मुंडेर पर बैठकर आहिस्ता से आवाज निकालता देखकर ऐसा लगा जैसे वो काफी अरसे से भूखी थी। मैंने पास से गुजरते एक जान पहचान वाले लड़के को थोड़ी देर रेडी के पास खड़ा किया और खुद उस कोठे के मुंडेर के नीचे खड़ा होकर उस बिल्ली को आहिस्ता से आवाज में नीचे बुलाया। मैंने हाथ में वो दूध वाली बोतल भी पकड़ी हुई थी जो कि उस बिल्ली को दिखा रहा था। वो बिल्ली पहले तो कुछ देर आसपास देखती रही, मगर फिर एक ही जस्त में छलांग लगाती नीचे उतर आई। मैंने अपने हाथ में पकड़े प्याले में वो दूध डाला और उस बिल्ली को पिलाने लगा। वो बिल्ली तो ऐसा लगता था जैसे सालों से प्यासी थी। एक ही सांस में वो सारा दूध पी गई। मैंने उसको गौर से देखा तो वो दूध पीने के बाद उस प्याले को भी अच्छी तरह से चाट रही थी। मुझे बेसाख्ता उस पर तरस आया, जो दूध पीने के बाद मुझे बड़े इश्तियाक से देख रही थी। उसकी नीली आंखें बहुत ज्यादा खूबसूरत थी, मगर जब मेरी नजर उसके गले में डाले गए उस स्याह रंग के पट्टे पर दोबारा पड़ी तो दंग रह गई, क्योंकि वहां पर जख्म के निशान थे। किसी ने काफी सख्ती के साथ उस मासूम बिल्ली की गर्दन में वो काला पट्टा बांधा हुआ था जिसने उसकी गर्दन को छलनी कर रखा था। मैंने जूं ही उस पट्टे को उसकी गर्दन से हटाने के लिए हाथ लगाया तो एकदम से बिजली का जोरदार झटका लगा, जिसकी वजह से मैं कई कदम दूर जा गिरा था। मैंने अपने हाथ को देखा तो ऐसा लगा जैसे अभी मैंने किसी नंगी तार को छू लिया हो, जैसे हालांकि
दिखने में वो काला पट्टा मालूम हो रहा था। मैंने उस बिल्ली की तरफ देखा तो उसकी आंखों में मुझे नमी नजर आई। ऐसा लगा जैसे वो कुछ कहना चाहती थी मुझसे, मगर वो मजबूर थी। मैं अभी उठ ही रहा था ताकि उस बिल्ली के पट्टे को छुरी से काट सकूं, मगर वो बिल्ली तो देखते ही देखते छलांगे लगाती उसी मखसूस कमरे में चली गई, जिसके बाद वो खिड़की खुद ब खुद बंद हो चुकी थी। मुझे ये सब देखकर काफी अजीब लगा था। मैंने सोच लिया था कि जरूर इसका पता लगवा कर रहूंगा, मगर उसके लिए मुझे उस कोठे के अंदर जाना होगा, जो कि एक इंतहाई मुश्किल काम था। मैं वापस अपनी रेहड़ी के पास आकर खड़ा हो गया और रात होने तक का इंतजार करने लगा, क्योंकि उस वक्त अक्सर उस कोठे में कुछ मुलाजिम जाते थे जिनकी 8 बजे की बाद की शिफ्ट हुआ करती थी। मैंने जल्दी से शाहिद से कहकर एक काले रंग का कपड़ा मंगवाया, जो कि हैरत अंगेज तौर पर उसने जल्दी से मुझे अपने पास से निकाल कर दे दिया। मैंने उसको ये पता नहीं लगने दिया कि मेरा इरादा रात के वक्त इस कोठे के अंदर जाकर उस पुरस्रार बिल्ली का राज जानने का है। शाम के वक्त जब शाहिद चला गया तो मैं भी अपनी रेडी के ऊपर चादर डालता एक तरफ उसको रखकर उन मुलाजमों के आने का इंतजार करने लगा। आधे घंटे बाद जब कुछ कदमों की आहट महसूस की तो बगैर वक्त ज़ाय किए मैंने बिल्कुल उनके अंदाज में अपने सर पर वो काला कपड़ा बांध लिया था। न जाने वो ऐसा क्यों करते थे। उनके हाथ में कुछ था, मगर वो भी काले रंग की थैलियों में था। इस वजह से मैं अंदाजा ना लगा सका। मैं उनके साथ साथ ही चल रहा था ताकि उनमें से किसी को मुझ पर शक न हो कि एकदम से उनमें से एक मुलाजिम एकदम पीछे मुड़कर मुझे अजीब से अंदाज में घूरने लगा। उसके मशकूक अंदाज पर देखने पर मेरे गले में खौफ के बायस गिल्टी उभर कर मादूम हो गई। मैंने अपने आप को सख्त करके खड़ा रखा ताकि उसको मुझे देखकर ये न लगे कि मैं खौफजदा था। उसने मुझसे पूछा कि तुम खाली हाथ किस खुशी में आ रहे हो। मेरी जबान उसके सवाल की वजह से तालू से चिपक गई थी। मैं अभी कोई बहाना करने का सोच ही रहा था कि उसने गुस्से से अपने हाथ में पकड़ा एक बहुत ही भारी काला शॉपर मुझे थमाया। मैं शुरू से ही कुछ दुबला पतला सा था, इसलिए इतने भारी भरकम वजन के हाथ में आने से घबरा गया था। मुझे तशवीश होने लगी कि न जाने इस शॉपर में ऐसा क्या खास था जिसकी वजह से ये इस कदर वजनी था। मुझे उससे अजीब सी बदबू आ रही थी। ऐसा लगा जैसे किसी के खून की बदबू हो। वो मुलाजिम मेरे हाथ में वो शॉपर पकड़ा कर आगे चलने लगा। जो ही उस कोठे तक पहुंचे तो मैं ये समझा कि ये सब अभी दाखिली दरवाजे से इस कोठे में जाएंगे, मगर उनको पीछे की तरफ जाता देखकर मेरा माथा ठनका था। वो एक गली नुमा रास्ते से होते हुए गुजरे, जहां पर एक छोटा सा दरवाजा था। उस दरवाजे के ऊपर बहुत सारे कीड़े और बिच्छू रेंग रहे थे। मुझे उन सब खतरनाक जहरीले कीड़ों को देखकर सांप सूंघ गया था, क्योंकि वो उस दरवाजे के इर्द गिर्द हर तरफ फैले हुए थे। ये जगह तो बहुत ही ज्यादा वहशतनाक थी। मैं अब ये सोचने लगा कि कहीं मैंने इधर आकर कोई गलती तो नहीं कर दी। मगर मेरी हैरत की इंतहा न रही जब उन लोगों में से एक आदमी ने बड़े आराम से वो जहरीले बिच्छू अपने हाथों से उठाकर एक तरफ फेंके। ये मेरे लिए किसी शौक से कम नहीं था कि उन बिच्छू ने कोई उन्हें नुकसान न पहुंचाया था। मगर जब वो लोग रास्ता साफ होने के बाद अंदर जाने लगे तो मैंने भी फुर्ती से उनके पीछे दौड़ लगा दी, क्योंकि मुझे डर था कहीं वो बिच्छू फिर ये इधर ना आ जाए। अंदर जब दाखिल हुए तो हर तरफ एक काफी सन्नाटा छाया हुआ था। मुझे ये जगह कहीं से भी कोठा नहीं लग रही थी। ये तो कोई और ही दुनिया थी। हर तरफ पथरीली दीवारें थी। मैंने कुछ अजीब सी आहट महसूस करके छत की तरफ देखा तो अपनी चीखें रोकने को सख्ती से मुंह पर हाथ रख लिया, क्योंकि पूरी की पूरी छत काली स्याह चमगादड़ों से भरी हुई थी। वो सब उल्टी लटकी हुई थी और मुसलसल हमें ही देखी जा रही थी। बाकी के मुलाजमीन तो बिल्कुल नॉर्मल थे, जैसे ये उनके लिए कोई नई बात न थी। मगर मेरा हाल तो ऐसा था जैसे काटो तो बदन में लहू नहीं। ये सब मेरे लिए बहुत खौफनाक था। वो आगे चलते हुए एक तरफ बने कमरे में और सामान रखने लगे और मैं भी उनके पीछे गया। ये जगह बिल्कुल खाली थी, बस एक काली चटाई बिछी हुई थी। इस कमरे में हर तरफ खून की बदबू फैली हुई थी, जिसकी वजह से मेरा दिल खराब होने लगा था। मैं उस जगह से अब निकल जाना चाहता था, क्योंकि मुझे उल्टी आ रही थी। मैं वहां से निकल नहीं लगा कि एकदम से किसी के चिल्लाने की आवाज आने लगी कि मत मारो मुझे, छोड़ दो मुझे, नहीं रहना इस कैद में। आखिर कब तक तुम सब मुझ पर यह जुल्म करोगे। ये दर्द भरी आवाजें किसी लड़की की थी जो रोते हुए किसी से फरियाद कर रही थी। मुझे ऐसे लगा जैसे वो आवाजें काफी करीब से आ रही थी। मैंने आसपास निगाह दौड़ाई, मगर हर तरफ बस वो दीवारें ही थी। मैं उस लड़की की मदद के लिए वहां कमरे से निकल नहीं लगा था कि एक मुलाजिम की आवाज पर ठटक कर रुक गया, जो दूसरे से कह रहा था कि लगता है आज फिर वो साली लगता है अपनी मर्जी से बाहर निकली थी, इसी वजह से मालिक इतने गुस्से में उसको पीट रहा है। ये कहने के बाद वो सब के सब मकरूह कह के लगाने लगे थे। मैं ना समझी से इन सब बातों को सुनता गया कि आखिर वो किस लड़की की बात कर रहे थे। मैं उनसे पूछना चाहता था, मगर फिर इस तरह उनको मुझ पर शक हो सकता था, इसलिए आहिस्ता से उनके साथ ही उसी रास्ते से वापस बाहर निकल आया।
मैं सोचने लगा कि आखिर कैसे इस लड़की के बारे में पता लगाऊं जिसको वो लोग इतनी बुरी तरह से पीट रहे थे। एकदम से मेरे जहन में एक झमाका सा हुआ। कहीं उस बिल्ली और उस लड़की का आपस में कोई ताल्लुक तो नहीं था, क्योंकि मुझे अच्छे से याद था कि उस बिल्ली को भी किसी अनदेखी ताकत ने उस काले पट्टे से खींचकर उस कोठे के अंदर कर लिया था। कहीं उस लड़की को भी ऐसे ही कैद न कर रखा हो। मैं जल्दी से रेडी के पास आकर खड़ा हो गया। अब मैं बस ज़्यादा से ज़्यादा इसी ताक में होता कि किसी तरह मुझे उस कोठे में जाने का कोई तरीका मिल सके, मगर फिर उस दिन के बाद से वो मुलाजिम दोबारा आए ही ना थे। मेरी अपनी परेशानी भी दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी, क्योंकि वो कर्ज मांगने वाला आदमी मेरी जान का अज़ाब बन चुका था। मैंने शाहिद पर भी नज़र रखी हुई थी, जो कि आजकल काफ़ी ज़्यादा अजीब सा हो गया था। वो मुझे हर वक्त बहुत परेशान लगता था। मैं उससे काफ़ी मर्तबा पूछ चुका था, मगर वो कहता था कि वक्त आने पर सब बता दूंगा। मैं सर झटक कर एक ग्राहक को फूल देने में लग गया। कुछ देर बाद जब नज़र शाहिद पर गई तो वो खामोशी के साथ उस कोठे की तरफ जा रहा था। मैंने जल्दी से रेडी को एक तरफ लगाया और सर पर वो काला कपड़ा बांधकर कोठी की पिछली तरफ जाने लगा, जहां से शाहिद अंदर की तरफ बढ़ा था। मेरा दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था, क्योंकि मुझे डर था कि कहीं वो जालिम लोग मुझे ऐसे कोठे में घुसते हुए पकड़ न लें। उन्होंने फिर मेरे साथ भी वैसा ही सुलूक करना था। मैं शाहिद की तलाश में निगाहें घुमाने लगा, मगर वो ना जाने कहाँ चला गया था। मैंने उस कमरे में ही देख लिया था जहां पर उस दिन वो शॉपर रखे हुए थे, मगर वो भी खाली था। मैं हर तरफ सन्नाटा महसूस करके वापस जाने लगा था कि किसी की हल्की सी सरगोशी सुनकर ठठक कर रुका। ये आवाज तो मुझे शाहिद ही की लग रही थी, मगर वो तो कहीं नजर ना आ रहा था। फिर ये सरगोशी की आवाज कहाँ से आ रही थी? मैंने वापस जाने का इरादा तर्क किया और उस आवाज की सिमत बढ़ा। एक कोने में जाकर जब एक टेरेस नुमा जगह पर पहुंचा तो सामने का मंजर देखकर मुझ पर आसमान टूट पड़ा, क्योंकि वहां पर शाहिद उसी सफेद बिल्ली के पास बैठकर उससे आहिस्ता आहिस्ता आवाज में कह रहा था। मैंने दीवार से चिपक कर कान लगा लिया तो हल्की सी आवाज सुनाई दी। शाहिद उस बिल्ली के पास बैठा कह रहा था कि आप फिक्र न करें शहजादी, मैं आपको जरूर इस कैद से निकाल कर रहूंगा। अब तो आपने दूध भी पी लिया है, जिसकी वजह से आप अपने असली रूप में आ सकती हैं। बस मुझे कुछ वक्त और दीजिए, मैं आपको उस शैतान के चुंगल से निकाल लूंगा। मैं हैरान परेशान खड़ा उसकी बात सुनता गया कि आखिर वो इस बिल्ली को शहजादी क्यों कह रहा था, और ये शाहिद किस असली रूप में आने की बात कर रहा था। मैंने अभी इतना ही सुना था कि शाहिद की दर्दनाक चीखों की आवाज उस पूरे जिंदान नुमा कमरे में गूंजने लगी। मैं चूंकि दीवार के पीछे छुपा हुआ था, इसलिए मुझे बस एक भयानक आवाज सुनाई दी, जो कि शाहिद को कह रहा था कि तेरी इतनी जुर्रत कि शहजादी को हमारी कैद से रिहा करवाएगा, हम तुझे इस काबिल ही नहीं छोड़ेंगे कि तू यहाँ से निकल भी सके। इतना कहते ही कोई बहुत जोरों से उसको पीटने लगा था, जिसकी वजह से शाहिद की फलक शिगाफ चीखें हर तरफ गूंजने लगी थी। मैंने डर और वहशत से कांपते अपने कानों पर हाथ रख लिए थे और वहीं जमीन पर चुपकर बैठ गया था। मुझमें इतनी हिम्मत हरगिज न थी कि शाहिद की जाकर मदद कर सकता, क्योंकि इतना तो मुझे यकीन हो चुका था कि ये जो कोई भी था वो कोई पुरस्कार मखलूक थी, जिसके पास बहुत सी भयानक ताकतें थी। उन्हीं शैतानी ताकतों की वजह से उसने उस शहजादी को कैद कर रखा था। मैं थर थर कांपने लगा था कि आखिर कैसे उस जगह से बाहर जाऊं, क्योंकि वो शैतान तो शाहिद पर जुल्म ढाने के बाद वहां से बाहर का दरवाजा बंद करता जा चुका था। मैंने अपने चेहरे पर आया पसीना साफ किया और आराम से चलता हुआ उसकी तरफ गया, जहां पर कुछ देर पहले शाहिद उस बिल्ली के साथ बात कर रहा था। मैंने देखा कि शाहिद कोने में बेहोश पड़ा हुआ था, जबकि एक लड़की जिसके बाल काफी लंबे थे वो शाहिद के सरहाने बैठी उसके जख्मों पर कोई पट्टी बांध रही थी। मैंने डरते हुए उससे पूछा कि आप कौन हैं और शाहिद आपको कैसे जानता है। उस लड़की ने मेरी बात सुनकर फौरन से सर मोड़कर मुझे देखा तो उसकी नीली नीली आंखें देखकर मैं दंग रह गया, क्योंकि वो आंखें हूबहू उस बिल्ली जैसी थी। उस लड़की ने मुझे देखकर कहा कि मैं वही बिल्ली हूँ जिसको आपने उस दिन दूध पिलाया था, और शाहिद मेरा खास मुलाजिम है जो कि मुझे उस शैतान की कैद से बचाने आया था। उस लड़की की बात सुनकर पहले तो मुझे यकीन आया, मगर जब नजर उसके गले में डाले गए उस स्याह पट्टे पर पड़ी तो मुझे पूरा यकीन हो गया कि वो लड़की सच कह रही थी। उसी लड़की ने उस बिल्ली का रूप धारा हुआ था और अब वो उस शैतान के बाहर जाते ही दोबारा अपने असली रूप में आ चुकी थी। मैंने उस लड़की से कुछ फासले पर बैठकर पूछा कि आपको उस शैतान ने आखिर क्यों अपनी कैद में रखा हुआ है। तो उसने एक तलखिया मुस्कुराहट देते हुए कहा कि वो शैतान सिर्फ ताकत और हुक्मरानी हासिल करने की खातिर मेरे पूरे खानदान को मार चुका है, और अब मुझे भी उसने चांद की 14वीं रात को मार डालना है, क्योंकि मेरे पूरे खानदान को वो इसी तरह से बेरहमी से मार चुका है। ये कहने के बाद वो फूट फूट कर रोने लगी। उसकी आंखें उस वक्त मुकम्मल तौर पर लाल अंगारा हो चुकी थी। मैंने उस लड़की से कहा कि आखिर आप कौन हैं और वो किस किस्म की ताकतें चाहता है जो इतने सारे कत्ल कर चुका है, मगर जो जवाब उसके सामने रोती हुई पुरस्कार लड़की ने दिया वो सुनकर मेरा चेहरा लट्ठे की मानिंद सफेद हो गया।
उस लड़की का कहना था कि वो एक जिनजादी है और जिन्नात के कबीले की सरदार की इकलौती शहजादी बाकी है। उसके दोनों भाई और माँ बाप को वो काला शैतान मार चुका था। उस शहजादी ने जब देखा था कि उस शैतान ने उसके पूरे खानदान को 14वीं की रात को मार डाला था, तो उसने जल्दी से अपनी ताकतों से खुद को बिल्ली के रूप में बदल लिया था, ताकि वो किसी तरह उस शैतान से महफूज रह सके। उस शहजादी की आंखों में बदले की आग दहक रही थी। उसने यही सोच रखा था कि वो उस काले शैतान को ऐसी इबरतनाक मौत देगी कि दुनिया कांप उठेगी। मगर ये उसकी बदकिस्मती साबित हुई थी कि गलती से उस शैतान के किसी चेले की नज़र उस जिनजादी पर पड़ी। जिस वक्त वो अपना रूप उस बिल्ली से असल रूप में धार रही थी, उसने फौरन अपने मालिक को बता दिया था, जिसके बाद वो बगैर वक्त ज़ाया किए अपनी मकरू ताकतों और काले जादू से उस जिनजादी को उस बिल्ली के रूप में कैद कर चुका था। अब वो तब तक अपना रूप नहीं बदल सकती थी जब तक उसको कोई खुद दूध न पिलाता। उस शैतान ने तब से लेकर 14वीं तारीख के आने तक कैद कर रखा था, ताकि वो गलती से भी दूध न पी सके। मगर यह अल्लाह का हुक्म था कि मैंने इत्तेफाक से उस बिल्ली को देख लिया था और उसको भूखा महसूस करके अपने लिए लाया हुआ दूध पिला दिया था। अब वो शहजादी उस दूध के पीने की वजह से अपना रूप तो बदल सकती थी, मगर तब तक उस कोठे से बाहर नहीं आ सकती थी जब तक उसके गिर्द कायम ये जादुई हिसार टूट न जाता। मैंने उसको कहा कि ये जादुई हिसार तो किसी आमिल की मदद से तोड़ा जा सकता था, तो उसने इस बात में सर हिलाया और कहने लगी कि यहाँ इस घटिया इलाके में कभी कोई आमिल नहीं आता। इसी वजह से उस शैतान ने जानबूझकर मुझे इस गलीज कोठे के अंदर जिंदा में बंद कर रखा है। मैं उस शहजादी की आंखों में नाउमीदी देखकर कहने लगा कि आप नाउमीद हरगिज़ ना हो, अल्लाह ज़रूर आपकी मदद करेगा। मैंने उससे पूछा कि आप किसी तरह मुझे उस बंद जगह से निकाल दें, मैं कुछ न कुछ करके किसी आमिल की मदद लेता हूँ। वो जिनजादी जल्दी से उठी और उस बंद कमरे में बनी एक अलमारी की तरफ गई और खोला तो सामने एक लंबी सी सुरंग बनी हुई थी, जिसमें से गुजरने का रास्ता था। मैंने हैरान होते हुए उससे पूछा कि यह सुरंग कहाँ से आई, तो उसने कहा कि यह सुरंग वो उस वक्त से खोद रही थी जब से उस जिनजादी को उस काले शैतान ने कैद किया था। मैं उस सुरंग से ऐसा से रेंगता हुआ निकलने लगा, जो कि उस कोठे की दूसरी तरफ जा निकलती थी। वहां से निकलते हुए मेरा सांस बुरी तरह से फूल चुका था। मैंने देखा कि उस वक्त आधी रात का टाइम था। मैं सोच में पड़ गया कि आखिर इस वक्त मुझे कहाँ से कोई आमिल मिलेगा। मैं जहन पर जोर डालने लगा कि एकदम से जहन में शेख नामी आमिल का ख्याल आया, जो कि हमारे इलाके में काफ़ी मशहूर था। अम्मी भी उसके पास एक मर्तबा जा चुकी थी। मैं जल्दी से उसके आस्थाने की तरफ गया। दरवाजे पर दस्तक दी तो कुछ देर बाद उसने खोल दिया। मैंने घबराते हुए उस आमिल को सारा वाक़या बयान कर डाला। मुझे डर था कि कहीं वो शैतान के चेले मेरा पीछा करते हुए यहाँ ना आ जाए। मगर जब उस आमिल ने बताया कि उसके घर के गिर्द कोई भी शैतान या उसका चेला नहीं भटक सकता, तो मैं कुछ पुरसुकून हो गया था। फिर उस आमिल ने कुछ ही देर में उस कोठे के गिर्द एक शैतान का वो जादुई हिसार तोड़ने का अमल शुरू किया। वो अमल करता जा रहा था और मुझे उसने कोठे से उस जिनजादी को लाने भेज दिया था। मैं जब उस कोठे के करीब पहुंचा तो हर तरफ भड़कती हुई आग दिखाई दी। मैं ये दिल दहलाता नज़ारा देखकर सांस रोक गया। कहीं उस शैतान ने उस जिनजादी को मार तो नहीं दिया। मगर जब अपने साथ उस जिनजादी को जिंदा सलामत खड़ा देखा तो एकदम सुकून में आ गया, क्योंकि उसने अपने पूरे खानदान की मौत का बदला ले लिया था। उन सब भयानक शैतानों को मारकर वो जिनजादी मेरी तरफ बहुत ज़्यादा मशकूर थी कि अगर मैं उसको दूध न पिलाता तो वो कभी भी उस कैद से आज़ाद नहीं हो सकती थी। उसने इनाम के तौर पर मुझे काफ़ी सारी दौलत दे दी थी, जिनसे मैंने एक दुकान खरीद ली। अब मेरा गुजारा बहुत अच्छे तरीके से हो रहा था। वो जिनजादी अपनी दुनिया में जा चुकी थी। दोस्तों, अगर आपको आज की हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए और इसे अपने प्यारों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। अल्लाह हाफिज।